नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। और अब संसद में संग्राम, विपक्ष का प्लान। पिछले दिनों नए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले तो ऐसा लगा मानो सारे गिले शिकवे दूर हो गए और गर्मजोशी देखते ही बनती थी। सरकार हर बार अपील भी करती है कि सदन में जनता के हित ज्यादा से ज्यादा सध पाएं। ऐसे में देश हित को देखते हुए विपक्ष आचरण करे, लेकिन चुनाव बाद होने वाले पहले मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष की तैयारी और तेवर थोड़े अलग हैं, जिसे बताने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सदन का तापमान बढ़ने वाला है। अब इस एक लाइन के बयान के मायने और सदन के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों की लिस्ट ने बता दिया है कि चुनाव बाद भी सदन के भीतर खेला होना बाकी है। पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार बने अभी 15 दिन भी नहीं हुए, सांसदों का शपथ ग्रहण तक नहीं हुआ। 18वीं लोकसभा का सत्र अभी तक शुरू भी नहीं हुआ कि विपक्ष अपने मिशन में जुट गया है। उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए। मैं दंग रह गया कि कांग्रेस पार्टी इससे छोटा राजनीति करने का और नहीं मिला। सरकार गठन के साथ ही अब संसद के सत्र का आगाज होने जा रहा है। 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होने जा रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों के मुकाबले इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इस बार विपक्ष के सांसदों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि इस बार संसद सत्र से पहले विपक्ष मुद्दों के साथ सरकार पर हमलावर होने की तैयारी में है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष पूरे जोश में है। विपक्ष के जोश के हाई होने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलना है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे। यह मैं आपको कह सकती हूं और यह लोकतंत्र की ताकत है। यह जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देश में संसद का नया सत्र शुरू होने से पहले ही इस बार विपक्ष पूरे जोश में दिख रहा है। विपक्ष के जोश के हाई होने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलना है। इसके साथ ही विपक्षी दलों की सीटों की संख्या काफी बढ़ी, इसलिए संसद सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने पूरा प्लान तैयार कर लिया और नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण से शुरू होने वाले 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। और विपक्ष इस बार सरकार को नीट परीक्षा में हुई धांधली, ईवीएम में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर घेरने के मूड में है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और स्टॉक मार्केट क्रैश जैसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने के मूड में है। नया इलेक्टेड मेंबर्स का ओथ एफर्मेशन होना, फिर नए स्पीकर का चयन होना, फिर माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा दोनों सदन में, फिर उसके उपरांत चर्चा होगी। ये एक सीमित सत्र बुलाया गया है, तो इसमें बाकी मुद्दे को लेकर के चर्चा का, क्वेश्चन आंसर, बाकी बिजनेस का ये सेशन नहीं है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। संसद के सत्र में 24 और 25 जून को लोकसभा में नए सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। 26 जून को बचे हुए सदस्यों का शपथ ग्रहण और नए स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे
27 जून से 3 जुलाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है। संसद के पहले सत्र में वैसे तो ज्यादा विधायी कार्य नहीं है, बावजूद इसके हंगामेदार रहने के इस सेशन के आसार नजर आ रहे हैं। और इस बार विपक्ष ने वॉकआउट नहीं बल्कि हंगामे को अपना हथियार बनाने का फैसला कर लिया है। 18वीं लोकसभा का संसद का यह सत्र सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के हाथ कई मुद्दे लग चुके हैं और विपक्ष इस बार पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। पिछले 10 सालों में यह पहला मौका है कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बैकफुट पर है और यही वजह है कि इस बार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी माहौल गरमाने के आसार हैं। 26 जून को लोकसभा स्पीकर चुनाव होने की संभावना है। स्पीकर पद को लेकर पक्ष विपक्ष में खींचतान जारी है। स्पीकर चुनने के लिए बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन गठबंधन की सरकार होने की वजह से जेडीयू टीडीपी का स्पीकर बनने की भी खबरें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी लगातार जेडीयू टीडीपी को उकसाने की कोशिश कर रहा है। मैं रूल पे जा रहा हूं कि ये सिंपल सा एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट को लेकर के एक प्रो टेम स्पीकर जो ओथ देने के लिए बनाया जाता है और ये कस्टमरी है, ये कन्वेंशन है, इसको लेकर के 2 दिन से पॉलिटिक्स किया जा रहा है। ये मैं दंग रह गया कि कांग्रेस पार्टी इससे छोटा राजनीति करने का और नहीं मिला। मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है, व्यक्तिगत उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। सूत्रों के अनुसार विपक्षी पार्टी स्पीकर चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकती है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है तो वो स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। साथ ही विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर टीडीपी और जेडीयू को स्पीकर पद दिया जाता है तो समर्थन करने पर विचार करें। जैसे ही शिवसेना में फूट पड़ी थी, सबसे पहले उनको अधिकार जो आधिकारिक तौर से जो दिया गया था स्पीकर का बयान, वो दिखाता है कि स्पीकर हैज नाउ बिकम अ पॉलिटिकल पोस्ट और वो बार्गेनिंग पोस्ट बनता है। तो अगर इसके बारे में उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, अगर टीडीपी हो या जेडीयू हो, अगर ये लोग इस पे आगे आकर ये नहीं मांगते हैं कि हमें ये स्पीकर पोस्ट दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ होगा, प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ तो है ही, पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनकी पार्टी को ही तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी टीडीपी को स्पीकर का पद नहीं देती है तो टीडीपी को लड़ना चाहिए। पूरा इंडिया उनके साथ खड़ा है और उन्हीं का स्पीकर होगा। इस माहौल के अंदर जबकि एनडीए की सरकार एक तोड़ जोड़ की सरकार है, उसमें स्पीकर का रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी बचानी है तो उनको अपना स्पीकर बनाना ही होगा, वरना भूल जाएं भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर देगी। भाजपा जिस तरह का बर्ताव वो कर रहा है देश में, जिस तरह से सरकारें पार्टियां तोड़ी मरोड़ी गई हैं, जिस तरह से उनको खरीद फरोख्त चली, उसको देखते हुए पूरा देश आतंकित है इनके स्वभाव से। तो ये इंडिया अलायंस इस बात को जरूर ध्यान में रखेगा और एक कंसेंसस और कंसल्टेशन के थ्रू आगे इस पे फैसला लिया जाएगा। उधर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर सियासी पारा हाई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का साफ कहना है कि वो एकजुट हैं और गठबंधन में बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी है, तो वो जो फैसला लेंगे वो उनका समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है। हमने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। ये सही है कि टीडीपी और जेडीयू की भूमिका निर्णायक है, लेकिन हम एनडीए को कमज़ोर करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। परंपरा भी होती है, परंपरा तो अभी यही रही है कि विपक्ष के लोग नहीं बन पाए हैं डिप्टी स्पीकर, तो फिर इस बार बनने का हम नहीं समझते हैं कि कोई वैसा चांस है, प्रेसिडेंस है।
शिवसेना उद्धव गुट का दावा है कि बीजेपी को अगर स्पीकर पद नहीं मिला तो वो गठबंधन के घटक दलों में टूट फूट करेगी। साथ ही बीजेपी की परंपरा रही है कि वो जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे। हालांकि भले ही अभी स्पीकर पद के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन दो नामों की चर्चा जोरों पर है और वो है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम। सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर ही नहीं, बल्कि विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम के मुद्दे को हवा दे दी। यही नहीं, इस बार सरकार को घेरने के लिए उसके पास संख्या बल भी है और संसद सत्र शुरू होने से पहले मुद्दे भी और मिजाज भी। इसलिए इस बार कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां कह रही कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इस बार लोकसभा का तापमान बढ़ने वाला है। यानी विपक्ष के जो तेवर पिछले 10 सालों में देखने को नहीं मिले, तय है एनडीए सरकार में इस पहले सत्र में ही वो देखने को मिलेगा। और इसका कारण है आंकड़ों के लिहाज से विपक्ष की मजबूती। कौन कहां खड़ा है, किसकी संख्या कितनी भारी है सदन के भीतर, आइए वो आपको हम दिखाते हैं। हालांकि इसमें ये दिलचस्प हो जाता है कि अकेले चाहे कांग्रेस की बात कर लें या इंडिया गठबंधन की, दोनों तरफ पल्ला भारी नजर आता है। देखिए एनडीए 293, बीजेपी 240, इसमें एनडीए में इंडिया गठबंधन की बात करें 234 और कांग्रेस कहां है 99 पर है। हालांकि 2019 में कांग्रेस 47 सीटें ही जीत पाई थी, इस लिहाज से ये डबल से भी ज्यादा है 2 सीट से। और कांग्रेस संसद में पिछली बार से जब ज्यादा मजबूत दिखेगी, और दूसरा क्योंकि इंडिया ब्लॉक के तौर पर भी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो इसकी ताकत भी सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए काफी है, जिसकी एनर्जी बार बार दिखा रहा है विपक्ष। अब कौन से मुद्दे विपक्ष के पास है जिन्हें घेरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सदन के भीतर। हालांकि वक्त इतना नहीं है, वो देख लीजिए एक एक करके। पहला मुद्दा अग्निवीर। आप जानते हैं अग्निवीर का मुद्दा चुनाव में भी अग्निपथ स्कीम जो है बड़ा मुद्दा था। हालांकि संशोधन हुए हैं, लेकिन एक बार फिर विपक्ष इस मुद्दे को सदन के भीतर उठा सकता है। सरकार से इस स्कीम को वापस लिए जाने की मांग हो सकती है। दूसरा एनईटी नेट। जी हां, नेट का एग्जाम सरकार कैंसिल कर चुकी है। करीब 11 लाख छात्र जो कि इससे प्रभावित हुए हैं। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर भी है, यह मुद्दा भी उठ सकता है। तीसरा है नीट का। आप जानते हैं देश भर में बवाल है, जोर शोर से विपक्ष इस मुद्दे को उठा भी रहा है। खुद राहुल गांधी ये मुद्दा कई बार उठा चुके हैं, संसद में भी ये गूंजेगा, सरकार घिरेगी, ये तय है। शेयर मार्केट यह अहम हो जाता है और शेयर बाजार से जुड़े 16 करोड़ निवेशकों की भावनाओं को सहलाने के लिए विपक्ष चुनावी नतीजों के आने के पहले सेंसेक्स में जो तेजी आई, फिर बाजार जिस तरीके से धड़ाम हुआ, उसे सुनियोजित स्कैम के तौर पर पेश कर रहा है। राहुल गांधी तो इस मामले में संयुक्त संसदीय जांच समिति गठित करने की मांग तक कर चुके हैं। इसके अलावा पांचवा मुद्दा ईडी सीबीआई का लगातार गर्म रहा है। लंबे समय से विपक्ष उठाता रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कहा था हम केवल भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि ईडी सीबीआई के खिलाफ भी लड़े हैं, तो ये मुद्दा अभी छूटने नहीं वाला। छठा आखिरी देखिए, जातिगत जनगणना। लोकसभा चुनाव में भी जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा था। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में भी उठा सकता है। इधर एनडीए के सहयोगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में रहे हैं, याद रखिए। देश के